गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास बच्चों। हमारा हिस्ट्री का 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज हमारे द्वारा चैप्टर के बीच में स्थित क्वेश्चन आंसर जिनको मैंने पढ़ाते समय सॉल्व कराने का प्रयास किया था, लेकिन आज हम उनको अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। साथ में चैप्टर फिनिश होने के बाद जो अभ्यास प्रश्न दिए हुए होते हैं उनका भी सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये पेज नंबर 32 पर दिया गया है। आपके चैप्टर के बीच का क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया था, क्या आपको लगता है कि न्याय चक्र राजा और प्रजा के बीच के संबंध को समझाने के लिए उपयुक्त शब्द है। इसके आंसर के अंतर्गत आपको प्रॉपर तरीके से जो लिखना है वो बेटे ये है आंसर। 13वीं सदी के इतिहासकार फ़क्र ए मुदब्बिर ने न्याय चक्र के बारे में लिखा था कि राजा को काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। राजा का जो काम है सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते और वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से। मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकते हैं जब वे खुशहाल और प्रसन्न होंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदारी से प्रशासन को बढ़ावा दे। न्याय चक्र का उपरोक्त वर्णन राजा और प्रजा के बीच के संबंध को समझाने के लिए आंशिक रूप से उपयुक्त शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पेज नंबर 33 पर दिया हुआ था बेटे, मिन्हाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। इस क्वेश्चन को मैंने भी आपको समझाया था चैप्टर को पढ़ाते समय। क्या आपको लगता है कि रजिया के विचार भी यही थे? आपके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों है? मिन्हाज-ए-सिराज का मानना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था को बनाया है उसमें स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। ऐसी स्थिति में रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध था। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की शासिका रही थी और रजिया सुल्तान को महिला शासक होने के कारण काफ़ी विरोधों का सामना करना पड़ रहा था, जबकि रजिया सुल्तान ने मर्दों की तरह ही शासन चलाया था। रजिया सुल्तान के विचार मिन्हाज-ए-सिराज के विपरीत थे। पहले पितृ प्रधान समाज के कारण पिता का पुत्र ही राजा होता था, इसलिए स्त्री के लिए शासक बनना कठिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पेज नंबर 33 पर दे रखा है। क्या आपको गुलाम को शासक बनाना गुलाम को अपने पुत्र से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ में आता है? एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 33 पर ये क्वेश्चन आपके दिया हुआ है बेटा। इस क्वेश्चन के अंतर्गत आंसर में आपको लिखना है कि सल्तनत काल के प्रारंभिक शासक जो थे गुलाम वंश के थे। मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का शासक बना था और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था इल्तुतमिश दिल्ली का शासक बना था। ये दोनों ही शासक काफ़ी योग्य और बुद्धिमान थे, इसलिए बुद्धिमानों का कहना था कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से बढ़कर होता है। यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये गुलाम अपनी योग्यता और बुद्धि से ही राजा और सुल्तान के दिल को जीत पाए थे, इसलिए सुल्तान इन्हें बेटों से बढ़कर प्यार मानते थे। पेज नंबर 33 पर एक और क्वेश्चन आपके दे रखा है बेटे। यहाँ पर सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक आपके ख्याल से बर्नी ने सुल्तान की आलोचना क्यों की थी? सुल्तान जो था मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल, शराब बनाने और बेचने वाला, फिरोज हज्जाम नाई, मनका तब्बाक नामक बावर्ची और लड्डा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। ये लोग सुल्तान की चापलूसी करके बड़े बड़े पदों को पाए थे। इनके अंदर बड़े पदों को पाने की योग्यताएं नहीं थी, इसलिए इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमताओं के उदाहरण के रूप में दिया है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 40 पर आपके दे रखा था, सरदारों की रक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। सरदारों की रक्षा व्यवस्था के वर्णन के अंतर्गत आपको लिखना था बेटे यहाँ पर
मोरक्को से 14वीं सदी से भारत आए यात्री इब्न बतूता ने भारत के सरदारों की रक्षा व्यवस्था का वर्णन किया था। उनके अनुसार सरदार चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे। कभी कभी वो बांस के झुरमुटों में भी रहते थे। दोनों ही स्थान काफ़ी दुर्गम होते थे। सरदारों के द्वारा सरदार जो इन जंगलों में रहते थे, जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम करते थे। जंगल किसका काम करते थे? किले की प्राचीरों का काम करते थे। प्राचीर होती है बेटा दीवारें। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते थे। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता था, अर्थात एकत्रित हुए वर्षा का जल। इसलिए इन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता था। अब हमारे द्वारा पाठ के पीछे दिए गए क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए जा रहे हैं। यहाँ पर देखो प्रश्न पहला जो है, फिर से याद करें। दिल्ली में पहले किसने राजधानी स्थापित की थी? जब आप चार्ट को अपने स्टार्टिंग में जहाँ चैप्टर स्टार्ट हुआ उसको देखेंगे तो तोमर, राजपूत, चौहान राजाओं ने पहले दिल्ली में राजधानी को स्थापित किया था। दूसरा क्वेश्चन था, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? फारसी भाषा का जनरली वो प्रयोग करते थे। किसके शासनकाल के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ था? मोहम्मद तुगलक के समय में शासन का सबसे अधिक विस्तार हुआ था। इब्न बतूता किस देश से भारत में आया था? मोरक्को, अफ्रीका से वो भारत में आया था। अगला क्वेश्चन है आपके, आइए समझें। इसके अंतर्गत दिया गया क्वेश्चन है, न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था? क्योंकि आपने अभी पहले भी न्याय चक्र के बारे में पढ़ा था। यह फिर से इस आंसर के अंतर्गत दे रखा है। न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना इसलिए जरूरी था क्योंकि किसानों से एकत्र किए गए राजस्व से ही सैनिकों को वेतन मिलता था। मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकते थे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। ऐसा तभी हो सकता था जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। अगला क्वेश्चन, सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं? भीतरी सीमा से अभिप्राय तो गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित क्षेत्रों से गैरिसन शहरों की आवश्यकता की पूर्ति होती थी। बाहरी सीमा गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि के सुदूरवर्ती क्षेत्रों को बाहरी सीमा कहा जाता था। दोनों की व्याख्या, भीतरी और बाहरी क्षेत्रों की व्याख्या गैरिसन शहर के आधार पर की गई है। अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का, मुक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें। मुक्ति एक पद था बेटा, ये आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कौन कौन से कदम उठाए गए थे? आपके विचार में सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करना चाहने के पीछे उनके क्या कारण थे? मुक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए थे। पहले नंबर पे उनका नियुक्ति वंश परंपरा के आधार पर नहीं की जाती थी। उन्हें कोई भी इक्ता या क्षेत्र जो था थोड़े समय के लिए ही दिया जाता था। मुक्ति लोगों का समय समय पर स्थानांतरण किया जाता था। जो मुक्ति पद पर आसीन लोग थे उनका ट्रांसफ़र होता रहता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे और इस बात का उल्लेख किया जाता था कि मुक्ति राज्य के निर्धारित कर ही वसूलें और तय संख्या के अनुसार ही सैनिकों को रखें। तो इस तरह से ये कदम मुक्ति पद पर आसीन लोगों के लिए सुल्तान के द्वारा उठाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा? पहला नंबर पर इसके अंतर्गत दे रखा है, मंगोल आक्रमणों से मजबूर होकर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने विशाल सेना रखी। दूसरे नंबर पर अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नकद वेतन देना तय किया। तीसरे नंबर पर मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली के पुराने शहर के निवासियों को नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया और उस इलाके में बड़ी सैनिक छावनी बना दी। चौथे नंबर पर अलाउद्दीन खिलजी ने जनता पर और अधिक कर को लगा दिया और मोहम्मद तुगलक ने तांबे के नए सिक्के चलाए थे। इस तरह से मंगोल आक्रमण का प्रभाव भारतीय सुल्तानों की निम्न व्यवस्थाओं पर पड़ा था।
क्या आपकी समझ में तारिक एक लेखक, अगला क्वेश्चन जो 9वें नंबर पे आइए विचार करें, क्या आपकी समझ में तारिक के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में जानकारी देते हैं? बेटा ये जो 9वां 10वां और 11वां क्वेश्चन आपके दे रखा है, 9, 10th और 11th क्वेश्चन जो आपके दे रखा है, इन क्वेश्चनों को भी आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। थैंक यू बेटा।